हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आरंभ एकेडमी में। तो हमने लास्ट वीडियो में भाषा के विकास तक पूरा कवर कर लिया था और आज से हम हिंदी की व्युत्पत्ति से हम प्रारंभ करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, हिंदी की व्युत्पत्ति। हिंदी शब्द, देखिए सबसे पहले क्या है, हिंदी शब्द फारसी है ना। जो हिंदी शब्द है वो कैसा शब्द है, तो वह फारसी शब्द है जो कि संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है ना। तो हिंदी शब्द कैसा है, वह फारसी शब्द है जो कि संस्कृत शब्द सिंधु जो शब्द है ये संस्कृत शब्द है, इसका फारसी रूपांतरण है हिंदू शब्द। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी का नाम हिंदी या हिंदवी अबुल हसन या अमीर खुसरो ने दिया है। आगे है, हिंदी शब्द फारसी से आया और ईरानियों ने दिया। तो हिंदी शब्द कहाँ से आया है, तो हिंदी शब्द जो है वह फारसी से आया है और इसका नाम किसने दिया है, तो ईरानियों ने दिया है ना। आगे, सबसे पहले भाषा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो अमीर खुसरो ने किया। सबसे पहले हिंदी या हिंदवी शब्द का जो प्रयोग है अमीर खुसरो ने किया है ना। आगे क्या है, भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग शरफुद्दीन के जफरनामा में मिलता है। यानी कि भाषा के लिए जो हिंदी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वह शरफुद्दीन के जफरनामा में मिलता है ना। आगे क्या है, हिंदी का वास्तविक आरंभ कब से प्रारंभ हुआ है, तो यह 1000 ईसा पूर्व से हिंदी का आरंभ माना जाता है। देखिए, साहित्य दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी है, तो ब्रज भाषा है। यानी कि अगर साहित्य दृष्टि से हम हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण बोली देखेंगे तो वह ब्रज भाषा है। भारत के बाहर सबसे ज़्यादा अवधी फिजी में बोली जाती है। यानी कि भारत के बाहर सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है, तो अवधी बोली जाती है ना। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड था। तो अगर क्वेश्चन बनता है हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो वह उदंड मार्तंड था। अब संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव, देखियो संविधान में जो हिंदी है उसे राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया था। आगे, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिली। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली, तो 14 सितंबर 1947 को मिली। आगे, संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की भाषा और देवनागरी को लिपि कहा गया है। यानी कि संघ की भाषा क्या है, तो हिंदी है, और हमारी वो लिपि कौन सी है, तो देवनागरी है। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो यह अनुच्छेद 343 में दिया गया है संविधान में, है ना। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे, है ना। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, तो 7 जून 1955 को हुआ, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खेर थे। राजभाषा अधिनियम 1963 में पहला संशोधन 1967 में हुआ था। अब यहाँ क्या बोल रहा है, जो राजभाषा अधिनियम 1963 है उसमें पहला संशोधन कब हुआ था, तो पहला संशोधन जो था वह 1967 में हुआ था।
बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। यानी कि जो जैसे भाषा में साहित्य रचना होती है, हिंदी भाषा जो है उसमें साहित्य रचना होती है, जबकि जो बोलियां होती हैं उनमें साहित्य रचना नहीं होती है और उनका कोई व्याकरण नहीं होता है। आगे, जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान तीसरा है। यानी कि जनसंख्या की दृष्टि में जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है उसमें हिंदी का स्थान कौन सा है, तो तीसरा है। भारतीय लिपियों में सर्वश्रेष्ठ लिपि ब्राह्मी लिपि को माना गया है ना। तो सर्वश्रेष्ठ लिपि कौन सी है, तो ब्राह्मी लिपि है। हिंदी का संबंध सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। यानी कि हुआ है या संबंध है, ये हो जाएगा। हिंदी का संबंध सौर सैनी अपभ्रंश से है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, देखो जो अपभ्रंश है उसे पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। यानी कि अगर क्वेश्चन ये बनता है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। और क्वेश्चन अगर ये बनता है कि पुरानी हिंदी किसे कहा गया है, तो आंसर हो जाएगा अपभ्रंश। देखिए, साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। देखिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि अपभ्रंश, वहाँ साहित्य अपभ्रंश नहीं था, यहाँ साहित्य अपभ्रंश है। वहाँ था कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो हमने चंद्रधर शर्मा गुलेरी पढ़ा था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या बन रहा है कि साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। खड़ी बोली हिंदी में प्रथम रचना करने वाले कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। यानी कि क्या बोला, जो खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना किस कवि ने की है, तो अमीर खुसरो ने की है खड़ी बोली हिंदी में। ठीक है, आगे क्या है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। अभी हमने इसके पहले देखा था कि सबसे जो सर्वश्रेष्ठ लिपि है वो कौन सी है, तो ब्राह्मी लिपि है। और देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है, तो आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से हुई है। आगे, देवनागरी लिपि को लोकनागरी एवं हिंदी लिपि भी कहा जाता है। अब जैसे क्वेश्चन बोलेगा कि किस लिपि को लोक नागरी या हिंदी लिपि कहा जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा देवनागरी को। ठीक है, आगे देखते हैं। तुलसी जी द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। जो विनय पत्रिका है वह किसके द्वारा रचित है, तो तुलसीदास द्वारा रचित है। और इसकी भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा है। अब रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा गया है। तो इधर क्या बनेगा क्वेश्चन, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो यह अवधी भाषा में लिखी गई है। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले प्रेम सागर किताब में मिलता है। यानी कि जो खड़ी बोली का प्रयोग है सबसे पहले किस किताब में किया गया है, तो वह प्रेम सागर किताब में किया गया है। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद देखिए इधर क्या बोला, जो शकुंतला नाटक है उसका खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है, तो राम लक्ष्मण सिंह ने किया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास, है ना। अब ये अपभ्रंश दिया है। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, तो बिगड़ा हुआ रूप। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। अब ये जो है ये अपभ्रंश के भेद दिए गए हैं। यानी कि अपभ्रंश जो है वो कितने भागों में बटा हुआ है, तो जैसे सौर सेनी अपभ्रंश हो जाए, फिर अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, प्रचंड अपभ्रंश, खस अपभ्रंश और महाराष्ट्री अपभ्रंश। अब
देखिए ये अपभ्रंश के भेद दिए हुए हैं जो अभी हमने देखा है ना, सौर सैनी, अर्ध मागधी और मागधी, खास, ये सब। और यहाँ क्या दिया हुआ, जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, यानी कि किस अपभ्रंश से कौन सी भाषा की उत्पत्ति हुई है ना। तो देखिए सबसे पहले कौन सा अपभ्रंश दिया गया है, तो सौर सैनी अपभ्रंश दिया गया है ना। तो जो सौर सैनी अपभ्रंश है इससे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती भाषा की उत्पत्ति हुई है। किस अपभ्रंश से हुई है, तो सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। आगे अर्धमागधी अपभ्रंश जो है उससे किस भाषा की उत्पत्ति हुई है, तो पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। आगे जो मागधी अपभ्रंश है उससे बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया, इन 4 भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। किससे हुई है, तो मागधी अपभ्रंश से, है ना। अब जो ये खास अपभ्रंश है इससे किस भाषा की उत्पत्ति हुई है, तो पहाड़ी हिंदी, जो कि सौर सैनी से प्रभावित है। यानी कि जो ये पहाड़ी हिंदी हो जाएगा, ये किस अपभ्रंश से प्रभावित है, तो यह सौर सैनी अपभ्रंश से प्रभावित है। यानी कि अगर क्वेश्चन ये नहीं भी अगर क्वेश्चन में आए तो इसकी जगह हम सौर सैनी अपभ्रंश लगाएंगे कि पहाड़ी हिंदी किस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है, तो यह सौर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। अब ब्लचंड अपभ्रंश जो है उससे कौन सी भाषा उत्पन्न हुई है, तो पंजाबी और सिंधी, जिसमें से पंजाबी जो है यह भी सौर सैनी अपभ्रंश से प्रभावित है ना। अब आगे महाराष्ट्री अपभ्रंश जो है इससे कौन सी भाषा उत्पन्न हुई है, तो मराठी भाषा उत्पन्न हुई है। अब आगे देखिए, ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे। हाँ, जो ईरानी थे वो सिंधु को हिंदू कहते थे। हिंदी शब्द की उत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवाहमान यानी कि प्रवाहित यानी कि बहने वाली सिंधु नदी से संबंधित है। देखिए हिंदी क्षेत्र में 5 यानी कि हिंदी जो है उसकी 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं, है ना। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। अब यहाँ उपभाषा ये हमारी बोलियां दी हैं और ये क्षेत्र दिए हैं। तो सबसे पहले जो राजस्थानी है, राजस्थानी भाषा जो उपभाषा है यह किस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है, तो यह सौर सैनी उपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। और इसकी बोलियां कौन कौन सी हैं, तो जो मारवाड़ी यह पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। जयपुरी या ढूंढारी जो है यह कहाँ बोली जाती है, तो यह पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। मेवाती जो है उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। और जो मालवी है यह दक्षिण राजस्थान में बोली जाती है। यह सब किस उपभाषा की बोलियां हैं, तो यह राजस्थानी उपभाषा की बोलियां हैं। और जो राजस्थानी उपभाषा है यह सौर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है ना। इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो यहाँ राजस्थान क्षेत्र हो जाएगा। आगे अब पश्चिमी हिंदी यह किस उपभ्रंश से उत्पन्न हुई है, तो यह सौर सैनी उपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। इसकी बोलियां कौन कौन सी हैं, तो पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं वह खड़ी बोली है, जिसे कौरवी भी कहते हैं, है ना। बगारू या हरियाणवी भी है। ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी है। यह बोलियां कहाँ बोली जाती हैं, तो यह सब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं, है ना। इनका क्षेत्र हरियाणा या उत्तर प्रदेश है। आगे अब पूर्वी हिंदी यह किस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है, तो यह अर्ध मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। और इसकी बोलियां कौन कौन सी हैं, तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी।
देखिए, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो बोली है यह किस उपभाषा की है? तो यह पूर्वी हिंदी की है ना। और ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सीजी का मतलब छत्तीसगढ़ होता है, और यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं, इनका क्षेत्र है। अब देखिए, बिहारी है ना, बिहारी जो है यह किस उपभ्रंश की उपभाषा है? तो यह मागधी उपभ्रंश की उपभाषा है ना। देखिए, जो जितनी भी हम ये सब देख रहे हैं ना, जैसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, ये सब हिंदी जो है हिंदी है, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। जैसे देखिए, जो ये हमने राजस्थानी पढ़ा, पश्चिमी हिंदी देखा, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी, ये सब हिंदी की उपभाषाएं हैं और हिंदी की 17 बोलियां हैं, यानी कि इनके अंतर्गत ये सब बोलियां बोली जाती हैं। तो चलिए अब बिहारी देखते हैं। तो बिहारी किस उपभ्रंश की है? तो मागधी उपभ्रंश की है। और इसमें कौन सी बोलियां आती हैं इसके अंतर्गत? तो भोजपुरी, मगही और मैथिली आती है। और यह किस क्षेत्र में, इनका क्षेत्र क्या है? तो यह बिहार और यूपी साइड बोली जाती हैं, है ना। आगे, पहाड़ी या मध्यवर्ती, है ना, मध्यवर्ती उपभाषा। अब इसकी जो क्या है, इसकी उपभाषा कौन सी है? नहीं, ये उपभाषा जो ये पहाड़ी और मध्यवर्ती है, इसकी अपभ्रंश कौन सा है? तो सौरसैनी अपभ्रंश है ना। अब इसके अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं? तो कुमाऊनी, पश्चिमी पहाड़ी, है ना, और गढ़वाली बोली जो है ये मध्यवर्ती पहाड़ी में बोली जाती है। और इनका क्षेत्र क्या है? तो इनका क्षेत्र है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इन क्षेत्रों में ये सब बोलियां बोली जाती हैं। देखिए, हिंदी की विभाषा और उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, है ना। तो खड़ी बोली, जिसे कौलवी भी बोलते हैं, यह मेरठ और दिल्ली क्षेत्र साइड बोली जाती है ना। दूसरी है ब्रज भाषा, यह मथुरा साइड बोली जाती है। फिर अवधी है, जो अयोध्या या अवध साइड बोली जाती है। भोजपुरी भोजपुर में बोली जाती है। और मैथिली जो है यह बिहार साइड बोली जाती है। चलिए आगे, अब क्या देखेंगे, ब्रज भाषा के प्रमुख रचनाकार कौन कौन से, जिन्होंने ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं लिखी हैं, है ना। तो पहला है सूरदास, जिन्हें अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। और इनकी रचना कौन सी है? तो सूरसागर। सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरदास की है। दूसरे हैं केशव दास, फिर भिखारी दास, चौथी मीराबाई, पांचवें नंददास, नंददास जो कि हैं वो निम्बाकर संप्रदाय से संबंधित हैं। फिर धनानंद, पद्माकर, और 8वें कौन से हैं? बिहारी, जिनकी रचना कौन सी है? गागर में सागर, यह किनकी रचना है? तो यह बिहारी की रचना है। आगे देखते हैं, अवधी भाषा के प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं, है ना। तो पहला तो सूरदास है, जिन्होंने अब रामचरितमानस के रचयिता सूरदास हैं। और रामचरितमानस जो है यह अवधी भाषा में लिखी गई है। मलिक मोहम्मद जायसी दूसरे, इनकी रचना कौन सी है? तो पद्माकर जो है इनकी रचना है, और यह भी अवधी भाषा में लिखी गई है ना। कासिम शाह, फिर उसके बाद अली शाह और उस्मान, यह सब जो है अवधी भाषा के प्रमुख रचनाकार हैं, है ना। अब देखिए, खड़ी बोली के प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं? कबीर, दूसरे हैं नानक, दादू, मलुकदास, रहीम, आलम और संत प्राणनाथ, यह सब जितने भी हैं यह खड़ी बोली के प्रमुख रचनाकार हैं। आगे देखते हैं, नोट, खड़ी बोली के विकास में छायावादी युग का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर पूछता है कि खड़ी बोली के विकास में किस युग का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो छायावादी युग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे देखिए, काल,
अब काल, जो प्रमुख काल और उनसे संबंधित रचनाकार कौन कौन थे। तो भक्ति काल जो है उसके प्रमुख, उससे संबंधित प्रमुख व्यक्ति या रचनाकार कौन कौन से हैं। तो भक्ति काल के जो प्रमुख रचनाकार हैं वह सूरदास और नंददास हैं। अब रीति काल के प्रमुख रचनाकार कौन कौन थे। जो रीति काल के थे वह बिहारी, मतीराम और भूषण हैं। अब आधुनिक काल के प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना। आगे देखते हैं। हिंदी, देखिए विश्व हिंदी सम्मेलन, इनका क्रम। तो जो प्रथम था, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ। तो वह 1975 को हुआ था, नागपुर में हुआ था। और किस देश में हुआ था। तो भारत में हुआ था। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन 1976 को हुआ था, पार्ट लुई में हुआ था, मॉरिशियस कंट्री में हुआ था, है ना। फिर उसके बाद तृतीय जो विश्व हिंदी सम्मेलन था वह 1983 में दिल्ली में भारत में हुआ था। देखिए, हिंदी काव्य शास्त्र के अनुसार वाद व प्रवर्तक, यानी कि वही रीतिवाद या रीतिवाद, है ना, काल या वाद, ये बोलो। तो रीति काल जो है इसके प्रमुख प्रवर्तक, रीति काल के प्रमुख प्रवर्तक कौन है। तो रीति कौन है। तो केशव दास और चिंतामणि, है ना। स्वच्छंदतावाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है। तो श्रीधर पाठक हैं, है ना। छायावाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है। तो ये छायावाद के, तो यह जयशंकर प्रसाद है। अब प्रयोगवाद के प्रमुख प्रवर्तक अज्ञेय हैं, है ना। और हालावाद के प्रमुख प्रवर्तक तो हरिवंश राय बच्चन है। इनमें से रीतिकाल, छायावाद काल, प्रयोगवाद और हालावाद, ये ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी के प्रथम, देखिए अब हिंदी में जो जो भी प्रथम है वो हम देखेंगे। तो अपभ्रंश के देखो, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि किसे माना गया है। तो वह स्वयंभू को माना गया। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन। तो स्वयंभू हैं। हिंदी के प्रथम कवि को किसे माना गया है। तो वह सरहप्पा को माना गया है, 19वीं सदी के हैं वो। यहाँ अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू को कहा गया है, लेकिन हिंदी के प्रथम कवि किसे कहा गया है। तो सरहप्पा को कहा गया है। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है। तो श्रवाकाचार है, जो कि यह किसकी रचना है। यह देवसेन देव की रचना है। फिर उसके आगे हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है। देखिए अगर क्वेश्चन बनता है जो हिंदी साहित्य है उसकी प्रथम रचना कौन सी है। तो वह पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है। चंद्रवरदाई ने लिखी है। अगला हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, देखिए हिंदी साहित्य की प्रथम रचना बोलेगा तो वह पृथ्वीराज रासो है, जो कि चंद्रवरदाई ने लिखी है। और हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पूछेगा कौन सा है, तो वह भी पृथ्वीराज रासो है, जो कि चंद्रवरदाई ने लिखी है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे। अब यहाँ प्रथम सूफी कवि बोल रहा है तो वह असाइत्य थे। कौन थे। असाइत्य थे, है ना। अब हिंदी की आदि कवित्री किसे माना गया। हाँ, तो हिंदी की जो आदि कवित्री किसे कहा गया है। तो मीराबाई को माना गया है। हिंदी के प्रथम मौलिक कहानी, अच्छा हिंदी की जो प्रथम मौलिक कहानी है वह कौन सी है। तो इंदुमती है। इसके लेखक कौन है। तो किशोरी लाल हैं। अब हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। हिंदी का प्रथम उपन्यास पूछ रहा है तो परीक्षा गुरु है। इसके रचयिता कौन है। लाल श्रीनिवास दास है। अब छायावाद की प्रथम रचना, देखिए यहाँ क्या बोला है। छायावाद की प्रथम रचना कौन सी है। तो झरना है। इसके जो रचयिता हैं वह प्रसाद हैं। कृत यानी कि किसने वो किया है ना, कृत। तो कौन है। तो प्रसाद हैं इसके रचयिता।
सबसे पहले प्रेमचंद्र का मूल रूप से हिंदी में लिखित उपन्यास, यानी कि जो प्रेमचंद्र थे उनका हिंदी में लिखित उपन्यास कौन सा है, तो वह कायाकल्प है। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है, तो वह एक घूट है। और यह किसके द्वारा रचित है, तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है ना, यह लिखा गया एकांकी। फिर हिंदी साहित्य के काल विभाजन व नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया है, यानी कि जो हिंदी साहित्य था उसका काल विभाजन किसने किया है प्रथम बार, और नामकरण किसने दिया, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है ना। अब फिर उसके बाद भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने कहा है, तो यह भी जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। फिर प्रथम हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, तो यह 1975 ईस्वी में हुआ है, नागपुर में हुआ था, महाराष्ट्र, जो कि नागपुर महाराष्ट्र में आता है ना। हिंदी का प्रथम पत्र, देखिए हिंदी का प्रथम पत्र या समाचार पत्र कौन सा है, तो वह उदंत मार्तंड है, जो कि 1826 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले, यानी कि हिंदी का जो प्रथम साहित्यिक अकादमी पुरस्कार है वह किसे मिला है, तो वह माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, तो हिम तरंगिणी उनकी रचना के लिए उन्हें हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम साहित्यकार कौन थे, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो वह सुमित्रा नंदन पंत हैं। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन जो साहित्य, इसमें भी कैटेगरी है, अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछेगा तो वह सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया साहित्य का। हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ कौन सा है, अगर ये पूछेगा जो हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ कौन सा है, तो वह हिंदी साहित्य का इतिहास है ना। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए धन्यवाद, और अब अगले वीडियो पे मिलते हैं।